ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते गुड हैं। इवनिंग। तो इसमें आई थिंक कौन कौन लोग हैं। एक्चुअली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे हमारे पास दो तीन बच्चे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, उनका भी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। तो हमने एक वीक का लीव तो दिया था, बट अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा, तो इनके अर्पण और शत्रुघ्न के फर्स्ट क्लास ना आप लोग गया। यस सर। हम्म। तो ये शत्रुघ्न ही है ना, यस चौरसिया। यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो अभी एक्चुअली हमने 3 क्लास हमारी हो चुकी है, 4th क्लास है आज। तो मैं एक बार बता देता हूँ लिख के। इसमें थोड़ा रूल स्ट्रिक्ट चल रहा है। तो स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि जो भी हम पिछले क्लास तक करा रहे हैं उसको आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा और ग्रुप में ही पोस्ट करना है, ताकि बाकी लोग भी उसको देख सके और सीख सके। क्योंकि गेट बहुत मुश्किल है। आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा गेट का क्या कैसे है, क्या करना है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। तो हमारा लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक एक वीक क्लास हुई थी कंटिन्यूअसली। फिर एमएससी का सेमेस्टर एग्जाम आ गया बच्चों का। उन्होंने कहा ब्रेक दे दो, तो हमने कहा एक सप्ताह का ब्रेक दिया, बाकी फिर वीडियो देख लेंगे अब। सो आज 4th लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने 2005 से 2012 तक, तो ये आपको पता होगा गेट एम ए, पहले गेट एम ए में ही स्टैट्स के क्वेश्चन आते थे। इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स के क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए थे, ओनली प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और तो अभी हम यहाँ 2012 से कंटिन्यू करेंगे आगे जहां तक होगा। लेकिन आपको पता है कि 2019 से गेट का सेपरेट एग्जाम हो गया था ना, 19 से अभी तक 22 तक का हुआ है। तो इसमें फिर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 65 है ना, सारे डिस्कस करेंगे। अभी बस ये है कि 2018 तक हम सिर्फ स्टैट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एटलीस्ट वो आइडिया स्टैट्स क्या है। फिर इसमें फिर ये फुल पैटर्न, ये जो पैटर्न ये था 19 20 21 22, वही पैटर्न 2023 का भी होगा गेट का। तो और आपको पता ही है कि 30+ स्कोर करने पे आपका रैंक लेस देन 20 होगा, है ना। ये है, तो 30 पे रैंक 20 था, इस बार 30 पे। ओके। सो आप अगर 30+ जितना आगे जाओगे रैंक आपका उतना 20 से नीचे आता रहेगा, वो चीज है, ठीक है। तो ये मार्क्स और उसका क्राइटेरिया है कि 30+ मार्क्स पे आपका रैंक 20 बिलो होगा। ये पिछले साल का डेटा है, 2022 का डेटा है, ठीक है। गेट ST 2022 का। ओके। तो अभी क्या करते हैं। तो जैसे जो लोग नए हैं स्पेशली वो, तो आप पहले 3 लेक्चर का वीडियो देखो, उसके स्लाइड्स भी पड़े हैं। अगर नहीं मिलेगा तो किसी को बोलना, या कुलदीप में भेज देंगे वीडियो और लेक्चर तीनों। तो पहले वीडियो कंप्लीट करो और उसमें फिर नोट्स भी है, लेक्चर नोट्स हैं। जो लेक्चर नोट्स हैं वो आप कंप्लीट करो। फिर उस क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करो, जितने 2005 से 2022 2012 तक के जो भी एक साल में मुश्किल से 5-10 मैक्सिमम क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक साल मैक्सिमम होगा। तो बहुत ज्यादा ये लेस देन 50 क्वेश्चन होगा, जहां तक मुझे लगता है 50 से कम ही होंगे टोटल मिला के, उससे कम ही होंगे। तो ये है, आप इसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, जो डाउट होता है फिर डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा है, साथ में मिलकर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं भी सारे क्वेश्चन कर ही दूंगा, बट ये है कि हाँ ट्राई कर सकते हैं। ओके। तो अभी हम स्टार्ट करता हूँ 2000। अच्छा, अभी इससे पहले डाउट बताओ। तो कुलदीप ने किए होंगे, आपने किए हैं कुलदीप ये इससे पहले के? अगर डाउट्स है तो बताइए, नहीं किए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए क्या करना है। 49 में डाउट है, थोड़ा बता दीजिए। ग्राफ तो गया लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। एक बार देख लेते थे। एक मिनट आप। हाँ। 2000 2011। अच्छा, 11 का, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया ना अर्पण और शत्रुघ्न क्या करना है। हाँ सर। हाँ, आपको यस सर, यस एक सर। एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसको ग्रुप में सॉल्यूशन अपना पोस्ट करना है। सब लोग पोस्ट करते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट क्लास से ऐसा होगा, ताकि एक दूसरे का सॉल्यूशन आप हेल्प ले सकते हो। अगर समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे, वैसा है। तो मेन है सीखना है, हमें कोशिश करना है कि आप 50+ का टारगेट लेके चलो कि एग्जाम गेट स्टैट्स में 50+ मार्क्स लाने हैं। ऐसा प्रिपरेशन करो, लाइक 2019 से 2022 तक के पेपर में आपकी इतनी एटलीस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इसका अगर मॉक टेस्ट, अगर इसी पेपर का अगर हमने टेस्ट ले लिया तो आपके 50+ मार्क्स कम से कम आए। ऐसे अगर आप तैयारी पहले से कर रखे हो तो 90+ आने चाहिए घर पे बैठ के एटलीस्ट। लेकिन एग्जाम में आपको टारगेट रखना 50+ कम से कम आने चाहिए, मतलब कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि एग्जाम का माहौल अलग होता है, घर का माहौल अलग होता है। तो ठीक है, तो गेट यहाँ से स्टार्ट है। ये PDF मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, टोटल इसमें
800-900 पेज हैं। तो पहले तो अच्छा, गेट एग्जाम निकालने के लिए आपको जैम का भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैम 2005 से 2022 तक का आपको जैम एमएस का पेपर करना है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस कॉमन है। तो वो कर लोगे तो बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट है ना, मतलब ऐसे 100 मार्क्स में से हमने आइडिया लगाया था कि 60-70 नंबर का तो जैम के सिलेबस से ही है ना, इंटरसेक्शन है वैसा। तो सिलेबस के हिसाब से जो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है उसका अब देखेंगे। ब्लूप्रिंट है गेट स्टैटिस्टिक्स का पेपर का, 22 के पेपर का, उसके साथ 22 के पेपर का सिलेबस के साथ, गेट का सिलेबस के साथ, कि कितने टॉपिक से कितने मार्क्स के आए हुए हैं। तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से कितने मार्क्स के 22 में आए थे 2022 एग्जाम। ओके, यहाँ से 2005 का गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम है, इसमें स्टैट से क्वेश्चन थे, तो हमने डिस्कस किए हुए हैं। सो आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, आप इसमें ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लो स्टैट से क्वेश्चन। तो हम 2011 पे आते हैं सीधा। से 7 का चल रहा होगा, जैसे यहाँ से कौन से ईयर का है, 2008 का है ये, है ना। सो 2009 का हो गया ये। दस का चल रहा है ये। चलिए, तो 11 का अब स्टार्ट होगा, यहाँ से 11 का स्टार्ट होगा, ठीक है। 2011 का है गेट ए में 2011, तो हमें स्टैट से क्वेश्चन करने हैं बस। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, डिस्कस किया। सो कौन सा क्वेश्चन था? 40 क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी कुलदीप, पूछे ना कोई क्वेश्चन? 49। चलिए, ओके। तो आप देख पा रहे हैं 2011 में ये है ना, 48 49 सेम पीडीएफ पे डिफाइंड है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ पीडीएफ। अच्छा, ये इसमें भी है पल्लवी। हाँ जी, सो पोलो भी। अच्छा, बंगाली प्रोनाउंसिएशन मुझे आता नहीं है, तो मैं पल्लवी बोलता हूँ आपको, सो डोंट माइंड। आपने होमवर्क किया हुआ है? Yes, sir. I had submitted the PDF in group. ओके, 2012 तक आपने कंप्लीट कर रखा है, राइट? ओके, Yes, sir. ठीक है। द डाउट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस। ओके, Okay. सो ठीक है, तो अभी 49 देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि आपको एक्स एंड वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ जॉइंट पीडीएफ ये दे रखा है आपको। पीडीएफ 2 है जब x प्लस वाई 0 1 के बीच है, एक्स वाई एन पॉजिटिव, 0 एल्सवेयर। अब आपसे पहला तो पूछा था कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगा, तो ये आप लोग भी ट्राई करके, अभी पेन पेपर आपके पास है ना, लेके बैठो और इसको ट्राई करो 48 49 क्या आता है। तो मैं भी करता हूँ, तो पहले हम दोनों कर लेते हैं जब कर ही रहे तो। सो 2011, ठीक है ना, गेट एमए का क्वेश्चन नंबर 48 49 एक साथ है। तो पहले तो पीडीएफ लिख लेते हैं। तो जो हमारा ज्वाइंट पीडीएफ है एक्स वाई का, ऐसे ये सब आता होगा आपको, क्योंकि जिन लोगों ने ठीक से आपने बीएससी पढ़ा है या जैम मैंने देखा था वो सॉल्यूशन, बट मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन गलत है। हो सकता है, कोई बात नहीं। एक्चुअली कुछ नॉइज है आपके तरफ से, साउंड में कुछ प्रॉब्लम देख लें पर। सो अदरवाइज ठीक है, ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला 48 में ये था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दोनों पार्ट कर लेते हैं जब कर रहे हैं तो। एक्स प्लस वाई लेस देन हाफ, सो x प्लस वाई लेस देन हाफ, सो यू विल डू व्हाट, जस्ट आपके पास ये सपोर्ट है, इसका ग्राफ बना लो पहले। सो अगर आप सपोर्ट का ग्राफ बनाओगे तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेस देन 1, ये है, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब आपको इस रीजन को देखना है, तो ये तो ऑब्वियसली मोर देन 0 है। सो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ हाफ मान लीजिए है, ठीक है। सो ये हमें क्या करना है, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस रीजन। ओके, तो सो क्या करते हैं आप लोग, अब इसको क्या करेंगे, जो पीडीएफ है 2dx dy, ठीक है, उसको आप इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा? तो बताइए, 1/4 आ रहा है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 to 1/2 पहले माइनस पहले तो पहले मैंने x लिख 0 to दिया, 1y।
अगर मैं x पहले लिख दिया तो ऐसा कर ओके, लेंगे। 0 to 1/2 माइनस y। हाँ, आपका आ गया 1/2 माइनस वाई, और y फिर हो जाएगा 0 इस 0 to y। y बराबर हाफ तक ना, ये हाफ तक ही जा रहा है। सो 0 to हाफ ही होगा, चेक कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रिप आपने बनाया, तो ये 0 to ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ, तो फिर वहां तक आ गया, और फिर ये वर्टिकली 0 से स्टार्ट होकर हाफ तक जाएगा, हाफ। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा, इसलिए कर दोगे। सो 0 to हाफ और 2 टाइम 1/2 माइनस वाई आ जाएगा डी। अब y बचा बस, ठीक है ना। 2 को इंटीग्रेट 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब 0 to हाफ, तो ये 1 माइनस 2y dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन y, 2y का y स्क्वायर, 0 to हाफ, ठीक है। चेक कर लीजिए। सो यहाँ से हो गया 1/2 माइनस 1/4, और माइनस में फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो फाइनली 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये तो बात है 49। सो ये आपका 1/4 आ गया। 49 में कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो ये चीज है। तो बाय डेफिनेशन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए पहले आपको चाहिए f ऑफ x गिवन y का पीडीएफ, ठीक है। ये पहले मुझे मिल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन बताओ कोई, क्या लिखेंगे। f ऑफ x गिवन y क्या होता है। आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है कुलदीप, अगर देखिए कुछ बहुत ज्यादा साउंड आता है, नॉइस। सो एफ वाई ऑफ वाई, सो ठीक है, यहाँ तक ये यही होता है ना, ओके। एंड अब क्या करना है, बाद में वाई को यहाँ हाफ रखना है, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए क्वांटिटी। तो हमें ज्वाइंट तो पता ही है, ज्वाइंट तो 2 था, अब ये मुझे चाहिए पहले, तो ये निकालना पड़ेगा एफ वाई ऑफ वाई। जब एफ वाई ऑफ वाई आप निकाल रहे होंगे, सो आपको ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, यही ना। सो हमें ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना, हमने सपोर्ट का ग्राफ भी बनाया था, जैसे ये 1 है, इधर भी 1 है, तो ये आपका लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारा सपोर्ट है इस ज्वाइंट पीडीएफ का। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो x की लिमिट आप क्या लेंगे, 0 टू, हाँ जी कोई बताओ, x की लिमिट क्या होगी, 0 to 1 minus है ना, 0 टू 1 minus हाँ 1 माइनस वाई, क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपली 2 टाइम 1 माइनस वाई, ओके। मतलब इजी है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखना आपको y क्या होगा। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ y, y कहाँ से कहाँ तक होगा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, रिकॉर्डिंग पॉइंट। देखो ऐसे नींद आ जाएगी, आप एक्चुअली हमसे अगर बात नहीं करोगे तो आपको नींद आ जाएगी, रात है ना। सो इसलिए बात करते रहो, मुझे पता है सब आपको आता है, सब लोग, क्योंकि यहाँ बच्चा तो कोई है नहीं, हम भी आपके जैसे ही हैं, वो चीजें। सो ओके, सो ये आ जाएगा ना 0 टू 1, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये 1 तक जाएगा, 0 टू 1। सो यहाँ 0 टू 1 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब इन्होंने कहा पहले तो मैं ये निकाल लिया, अब यहाँ पे डिवाइड करना था 2 टाइम 1 माइनस वाई, तो फाइनली अब मुझे लिखना है एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। सो 2 कैंसिल, सो 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब गिवन वाई है, अब यहाँ मुझे एक्चुअली एफ ऑफ एक्स गिवन वाई जो है वो पीडीएफ एक्स का है, जब वाई गिवन है, हियर इज एक्स इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप एक्स गिवन वाई निकाल रहे हो, एक्स का पीडीएफ एक्चुअली है, तो यहाँ एक्स का सपोर्ट चाहिए। अब बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। सो जैसे इसमें था कि y 0 से 1 में है, लेकिन यहाँ पे तो जो ज्वाइंट लिखा, 1/2 सो यहाँ पे अभी अच्छा अच्छा से y गिवन में लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ से होगा 0 टू 1 माइनस वाई, है ना। हाँ, तो जब y रख देंगे तो सही हो जाएगा, आप सही कह रहे हो। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये था, देखिए यहाँ x प्लस वाई, ठीक है, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से पहले आप y गिवन है तो y को राइट में शिफ्ट कर लो, तो x 1 माइनस वाई से लेस होगा, और x वो 0 से ज्यादा है, y भी 0 से ज्यादा है, अच्छा y 1 माइनस x से कम होगा, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, x का चाहिए, तो x 1 माइनस वाई, इस तरह से। अब इसने बोला था f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू हाफ, तो चलो y को हाफ रख देते, x गिवन हाफ, ऐसे समझ लो, y को हाफ रख दिया, तो 1 अपॉन 1 माइनस हाफ कितना आ गया ये 2, जब x की वैल्यू 0 से हाफ। तो यहाँ से आप सिंपली देख पा रहे होंगे एक्चुअली कि मैं अगर आपसे पूछूं x गिवन y इज इक्वल टू हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
यूनिफॉर्म। अब देख रहे होंगे यूनिफॉर्म 0 to हाफ एक्चुअली, क्योंकि 1 है ना, सो यहाँ यूनिफॉर्म 0 to हाफ है। यहाँ बोल सकते हो यूनिफॉर्म 0 to 1 - y है। यहाँ देख के आप बता सकते थे। तो सिंपल, अब एक्सपेक्टेशन बताइए, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? 1/4 हो जाएगा। a प्लस बी बाई 2, सो 0 प्लस हाफ अपॉन 2, तो ये आपका 1/4 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। कोई डाउट है तो बताइए। सो इसमें चेक करते हैं, ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसका ही 1/4 आया था, इसका 1/4 ही आया। ओके, नेक्स्ट बताइए। का डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन पिछले क्लास में था, उस समेशन वाला था ना कोई। सर ये मर्ज्ड पीडीएफ है पूरा। हाँ, ये पूरा मस्त भी, इसमें जैन 2005 से 2022 प्लस गेट 2005 से 2022 पूरा है इसमें। फिर से कैसे कोई ग्रुप में भेजेगा तब मिलेगा मुझे। हाँ हाँ, वो भेजेगा, वो ग्रुप में है ऑलरेडी, वो बस फॉरवर्ड कर देगा दोबारा ग्रुप में। सो कुलदीप भेजेगा, कुलदीप आप ये पीडीएफ वीडियो तीनों और तीनों लेक्चर नोट भेजेंगे। सो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 2013 से। अब अभी भी आपको डाउट होगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अब 2005 से 12 तक कोई भी डाउट होगा तो कभी भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं 2013। सो आपको देखना है कि इसमें गेट जो स्टैट्स का क्वेश्चन कहाँ है। ऐसे मैंने मुझे जो दिखे होंगे उसको मैंने टिक किए होंगे, ठीक है। सो हमें स्टैट्स का क्वेश्चन, जैसे ये तो सेट थ्योरी का है, टोपोलॉजी का है, सो मैंने ऐसे अपने हिसाब से टिक किए होंगे, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस का। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन जो है 2013 एग्जाम का, ठीक है, 2013 का है ये, कि सपोज द रैंडम वेरिएबल u हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 0 1, x इज -2 log u। तो जिनको थ्योरम याद होगा डायरेक्टली बता देंगे। देन डेंसिटी ऑफ दिस क्या होगा? u है ना, एक्सपोनेंशियल हाफ और का स्क्वायर 2। हाँ, का स्क्वायर 2, ये थ्योरम ही है एक्चुअली। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 2 या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, विथ मीन 2 या हाँ एक्सपोनेंशियल 1/2। तो इस तरीके से है, तो इसका मीन एक्चुअली ये आएगा, चेक करिए, मीन 2 ये आएगा ना। सो डायरेक्टली ये रिजल्ट है, आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली थ्योरम है, वीकर बाद में आपको मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा किसी बुक में, आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क, पर प्रूफ देखना है, प्रूफ बहुत इजी है इसका, एक लाइन। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये कह रहा है 16 कह रहा है कि सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k है q की पावर k इनटू p। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पास्कल ज्योमेट्रिक, पास्कल ज्योमेट्रिक, है ना, ज्योमेट्रिक है, जिसमें हम अगर x का ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक है। और इसको हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ज्योमेट्री में दो फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म में जो होगा एक 0 से स्टार्ट है, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन होता है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना। ये 1 से 0 से स्टार्ट है, और यहाँ इस तरह से। दूसरा फॉर्म आपको पता होगा कि लाइक होता है q की पावर x - 1 p। तो इसमें क्या होता है, यहाँ x 1 से स्टार्ट, होता है। तो उस केस में इंटरप्रिटेशन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। यहाँ ट्रायल काउंट करते हैं इसमें, और इसमें हम लोग फेलियर काउंट करते हैं। सो ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये दोनों पे क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ। सो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे इंटरप्रिटेशन यहाँ जरूरत नहीं है, जरूरत तब पड़ती है जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी टाइप के। सो सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ दिस PMF, p जो है 0 1 के बीच है। फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम h0 में p हाफ है, h1 में p हाफ नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू हाफ। कंसीडर द टेस्ट रिजेक्टिंग h0 इफ x इज लेस देन इक्वल टू a और इफ x मोर देन इक्वल टू b। तो x a से कम है या b से ज्यादा है, लाइक नंबर लाइन पे कोई नंबर है, मान लो a और b। तो आपका ये कह रहा है कि यू विल रिजेक्ट h0 व्हेन x इज लेस देन a या x इज मोर देन b। तो कह रहा है कि द टाइप 1 एरर ऑफ दिस सेट इज, एक्चुअली मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। तो टाइप 1 एरर क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसका। सो क्या होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर? तो ये है ना, 13 क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2013 का पेपर कर।
Probability of x belongs to omega when it's not is true. सो 2013 में हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था शुरू में, कौन सा नंबर था? 11 नंबर था। सो 11 नंबर डिस्कस किया और 16। सो 11 में जस्ट बहुत इजी था, u इज यूनिफॉर्म 0 1, तो पूछा था -2 log u जो कि x था, इसका जस्ट थ्योरम है chi² 2 है ना, और एक्सपोनेंशियल जिसका मीन 2 हो, ये चीज ठीक है। अब ये 16 है, इसमें क्या है आपके पास कि पीएमएफ दे रखा है q की पावर x p या q की पावर k p, बात भी लिख सकते हैं। k की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब आपका h0 में है p इज इक्वल टू हाफ, h1 में है p इज नॉट इक्वल टू हाफ। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि रिजेक्ट h0 if and only if x is less than equal to a और x is more than equal to b, ठीक है। सो जहाँ पे a छोटा है b से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ मिस हुआ टाइप 1 एरर, तो पूछ रहा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टाइप 1 एरर का, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 है ना, व्हेन h0 इज ट्रू। सो यहाँ पूछना चाह रहे हैं आपसे प्रोबेबिलिटी क्या होगा h0 के रिजेक्ट करने का, तो ये आप लोग इजीली निकाल देंगे। दिस और गिवन h0 इज ट्रू, h0 में क्या p हाफ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है p हाफ है। अब आप ट्राई कीजिए, इसको बताइए, तो उसको अलग अलग कर लो, दोनों डिसजॉइंट सेट है, सो आप अलग अलग कर सकते हैं। p is a half plus probability x more than equal to b given p is half। अब आपको ये probability निकालने हैं, अब ट्राई कीजिए। यहाँ क्या पूछा गया है ना, तो -b है मतलब 1/2 की पावर b है, 2 की पावर -a है मतलब 1/2 की पावर a, इस तरीके से। सो बताओ इस प्रोबेबिलिटी ट्राई करो। सो ए बी क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक दिया है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इसमें से है ना, जैसे लाइक 1 2 3 कहीं ए आया बाद में बी आया, ऐसा है, इस तरह से है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव इंटीजर है। देखो इसमें से अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो ए कुछ फिक्स कर लो, फॉर एग्जांपल a बराबर 2 ले लो, b बराबर 4 ले लो, तो उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब ऐसे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, यू जस्ट अज्यूम समथिंग है ना, जो कंडीशन है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर बोल दूं कि चलो a को तुम 2 ले लो और b को तुम 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आप कैलकुलेट कर लो, बाद में उसके लिए इसी के लिए ऑप्शन मैच कर देंगे। तो ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं, बताइए। कैलकुलेट करो, देखो इजी है।
अरे इतना टाइम लगेगा? यस सर अभी देखो या तो तुम लेस देन कर लो या मोर देन कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, क्या बेटर रहेगा? तो 2 की पावर माइनस इस तरह से है, सो इट्स बेटर टू हैव, कोई भी एक तरीका लगा के देख लो, नहीं तो हाँ। चलो जैसे मैं अगर यहीं पे कर लूँ, चलो पहले वाले को ब्रेक कर लेते हैं। मैं 2 4 नहीं लेता हूँ, तुम ले सकते हो, चलो ऐसे बिना 2 4 नहीं करते। 2 4 करके इजी हो जाएगा, ठीक है, और आसान हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 2 है, अगर 1 माइनस कर दूँ तो मोर देन इक्वल टू है, नहीं नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्टली मोर देन, स्ट्रिक्टली मोर देन ए गिवन p इज इक्वल टू हाफ। इससे करके देख रहे हो तो सीधा सीधा भी कर सकते हो तुम, 0 1 2 3 अप टू a। फिर वहाँ जीपी का फाइनाइट सम लगाना पड़ेगा, यहाँ जीपी का भी जो कर रहा हूँ उसमें जीपी का इनफाइनाइट सम यूज होगा, है ना। सो प्लस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है x मोर देन इक्वल टू p इज इक्वल टू। अब देखिए सिंपली 1 माइनस, जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे तो क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, क्यू, पी तो फिक्स रहता है ना। क्यू की पावर कहाँ से स्टार्ट होगा, a+1, अगला टर्म होगा पी क्यू की पावर a+2, डॉट 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 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ओके, प्लस सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू की पावर b, पी क्यू की पावर b+1, ठीक है, ये सब आप ऑब्वियसली कर पा रहे होंगे। सो अब जस्ट इसको आप इनफाइनाइट जीपी का सम लगा लो, 1 माइनस। अब देखो ये सम क्या आएगा इसमें, ये तो कॉमन लेना, कॉमन लेना नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a+ar+ar² एंड सो ऑन। तो क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का सम, यूज कीजिए, a/1 - r। है ना। सो ये माइनस पी क्यू की पावर आपका हो गया a+1, और अपन आपका हो गया 1 माइनस, देखिए आर क्या है, क्या मल्टीप्लाई क्यू हो रहा है ना। सो इस तरह से ये ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो जो हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्यू का ही ऐड हो रहा है। ओके, सिमिलरली प्लस, अब यहाँ फर्स्ट टर्म ये है पी क्यू की पावर बी, ये फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस आर, आर फिर से क्यू हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आर इज क्यू। अब ये 1 माइनस क्यू आपको पता है p प्लस क्यू 1 होता है, सो दिस गेट्स कैंसिल विद दिस, दिस गेट्स कैंसिल विद दिस। सो फाइनली आपके पास आ गया 1 माइनस क्यू की पावर a+1 प्लस क्यू की पावर b। एक्चुअली p आपका यहाँ हाफ था जो कि मैंने भी आ गया ना, तो नहीं कहते पुट कर लेंगे, p हाफ है तो क्यू भी हाफ है, पुट कर लो हाफ। सो 1 माइनस हाफ की पावर a+1 हाफ की पावर b, और सिंप्लीफाई करना जैसे उन्होंने किया है, ठीक है, देख लो क्या आंसर है। सो इस तरह से तो इनफाइनाइट सम इसलिए कर दिया कि वो टर्म, वरना फिर वो उसमें बहुत सारा और टर्म, सीधा सीधा सोचते हैं हम जीरो पे, इसको ऐसे सोचते हैं 0 पे 1 पे 2 पे अप टू है पे, तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो उसको बचाने के लिए सिर्फ ये हमने कर लिया, देख लो। सो पहले बी वाला टर्म है यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस, सो 1 प्लस 2 की पावर माइनस बी, है ना, इस तरह से है। तो 1 में प्लस 2 की पावर माइनस बी, आई थिंक ये वाला ना सी ऑप्शन है। ठीक है ये, अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना, डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, चलो यहाँ आते हैं। ठीक है, कि फॉर ईच लैम्डा जो कि मोर देन 0 है, एक्स लैम्डा बी अ रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपोनेंशियल डेंसिटी। अच्छा, सो एक्स लैम्डा रैंडम वेरिएबल है विथ एक्सपोनेंशियल डेंसिटी, मतलब पीडीएफ ये है। देन वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स लैम्डा, let x be a real valued random variable, which of the following values cannot be attained by ex and ex square respectively। तो इजी है, कैसे डिसाइड करोगे आप कौन सा ex स्क्वायर वैल्यू नहीं होगी, हाउ विल यू डिसाइड। वेरिएंस फाइंड कर लेंगे दोनों। हाँ, वेरिएंस आपको दिख जाएगा, वेरिएंस मोर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, चलो कम से कम तो 0 हो सकता है, तो वेरिएंस निकाल लो यहाँ से, देख लो आप वेरिएंस निकाल के, जिसका वेरिएंस नेगेटिव आ गया वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ये कोई दिक्कत नहीं है, देख लो जहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो जहाँ प्रॉब्लम होगी वो हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम होगी। 1/3 - 1/4 करेंगे
ओ नहीं, 1/3 माइनस 1/4 बी में भी प्रॉब्लम हो गई। 3 - 4 यहाँ B में प्रॉब्लम। हाँ 3 - 4, तो B ये यही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही लॉजिक, वेरिएंस वाला ही लॉजिक लगाना चाह रहा है आपसे, तो ये यहाँ वेरिएंस नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि which of the following is not an unbiased estimator of mu। कौन सा, जेवी पीडीएफ से, हाँ। ठीक है, पीडीएफ है ना, यहीं से स्टार्ट है। ये आपके पास है कि x1 x2 xn भी IID रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल विद मीन म्यू। पीडीएफ आपको दे रखा है ये। सो अब पूछ रहा है आपसे कि, तो ठीक है ना, इसका अब हर ऑप्शन का मीन निकाल के देख लेंगे ना। जैसे यहाँ से मुझे ई एक्स पता हो गया कि क्या है, म्यू है ना यहाँ से, तो पहले ऑप्शन क्या होगा, बोल रहा है कौन सा अनबायस्ड नहीं है, तो पहला तो अनबायस्ड है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चुनना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड भी ट्रू है, नहीं फॉल्स होगा ये, क्योंकि n-1 है नीचे। ओ टू सॉरी, से स्टार्ट है। हाँ यू आर राइट, ठीक है। सो ये 2 से n तक है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, यस। अब ये आपको करके देखना पड़ेगा मिनिमम का। सो आपको आइडिया होगा कि जो मिनिमम है, एक थ्योरम है ना, तो मैं दिखा होगा पहले, कि एक्चुअली ऐसा है कि ये पहले भी थ्योरम आया है, x1 x2 xn आर एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल लैम्डा। सो समेशन हो जाता है। हाँ, विथ मीन आपका 1/λ आई बोलो, चलो नॉट IID है, ये आई, यहाँ तो IID है, रहने दो। सो देन जो मिनिमम होगा एक्सरसाइज का, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, या इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दैट विल बी एक्सपोनेंशियल पैरामीटर्स का n लैम्डा, मतलब उसका मीन जो होगा 1/n लैम्डा हो जाएगा, ये होता है, चेक कीजिए। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो क्या होगा, अब आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। इसका मीन क्या है, इसका मीन म्यू है, तो ये 1/1/म्यू है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का मीन निकाल रहे होंगे, तो वो होगा क्या, 1/n इंटू 1/म्यू। ये ध्यान रखना है, अक्सर गलती करेंगे, आपको लगेगा एन म्यू होगा, एन म्यू नहीं होगा, ये होगा, तो ये म्यू बाई एन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का। एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एन टाइम x1, ये आपका म्यू आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये फॉल्स आएगा, आप चेक कीजिए, ठीक है, ये वाला फॉल्स देगा। तो आपको मैक्स, मतलब ऐसे अगर आपको नहीं है थ्योरम याद है तो भी कर सकते हैं ना, फॉर्मूला लगा के, मतलब फॉर्मूला पता है ना, कि लाइक व्हाट इज द मीन ऑफ अ पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑर्डर स्टैट्स, है ना, हमें ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ क्या है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ क्या है, फिर उसको यूज करके मीन निकालो। तो अगर तीनों ट्रू हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, ये कहीं डाउट है बताओ इसमें, ठीक है। यस। क्योंकि यहाँ 1/म्यू, ये थ्योरम ध्यान रखना होगा, क्योंकि तो बच्चे क्या गलती करते हैं, म्यू है तो एन म्यू नहीं होता है, तो चेक करना पड़ेगा। सो मीन के तो याद रखना, वरना अक्सर फॉर्म प्रॉब्लम होता है। ओके, अगर लैम्डा आई होता है तो यहाँ समेशन लैम्डा आई डिनोमिनेटर में हो जाता है। हाँ, वो याद रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, सो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग म्यू, द मीन स्क्वायर एरर ऑफ द एस्टिमेटर दिस इज। अब आप ये निकाल सकते हो, मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला होता है जो मीन स्क्वायर एरर है ना, सो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मीन्स मान लो टी एस्टिमेटर है पैरामीटर म्यू का, सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मीन स्क्वायर एरर, क्या हो कोई बताओ। वेरिएंस ऑफ टी प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा वो तो आपका वो है, एक डेफिनेशन क्या है, सो डेफिनेशन है, ठीक है, वो सही है आपका, टी माइनस म्यू, थीटा का। हाँ दिस थिंग। सो अगर वही म्यू, अगर मान लो टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, है ना, सो लाइक ई ऑफ टी हो जाता है, तो यही वेरिएंस हो जाता है ना। तो म्यू इन द सेंस, म्यू यहाँ पैरामीटर है, इसलिए मैं म्यू लिखा हूँ, यहाँ क्या पैरामीटर है, म्यू है ना, इसीलिए हाँ। सो अगर ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता तो वेरिएंस हो जाएगा, अगर ये टी अनबायस्ड एस्टिमेटर हुआ तो वेरिएंस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो यही इक्वल है जो बता रहे थे कुलदीप, वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस ऑफ टी का होल स्क्वायर है ना, ये होता है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस म्यू। ये तो ब्रैकेट में बाहर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर। या इसको आप और भी देखेंगे तो ये इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस ई टी, ये होता है ना डेफिनेशन। सो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दिस स्क्वायर एंड ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस म्यू इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर यहाँ है, तो इस तरह से है, कोई भी आप याद रखो। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, मीन निकालना मुश्किल नहीं है। ये फॉर्मूला लिखा दिया, पता ही होगा आपको पहले से। सो जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द मीन। ये क्वांटिटी है, ये ऐसा है कुछ 1/n+1 समेशन xi फ्रॉम 1 to n, है ना। तो x बार नहीं, x बार के टर्म में लिख सकते हैं आप, तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये ऐसा हो गया। n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया। बाकी कैलकुलेट कीजिए, जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला से आप ट्राई करके देखिए क्या आएगा। ओके, सब ट्राई कर लोगे ना, जस्ट आप पुट करो, नहीं होगा तो बताना, हो जाएगा। ओके। क्योंकि ये सब प्रैक्टिस करो, यही सब एग्जाम में क्या नया आएगा, अभी आप देखेंगे 19 के बाद कैसा आया है, लेकिन 30-40 नंबर 50-60 नंबर तो इजीली ले आओगे। सो आगे प्रोबेबिलिटी लग रही है ना। ये 14 यहाँ से स्टार्ट हो गया, सो यहाँ से 14 का पेपर स्टार्ट हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन आया है ना, सो यहाँ से जस्ट, ये तो जैम में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन जैम 2005 में भी आया हुआ है, यही क्वेश्चन। ओके, ये कह रहा है कि इफ x1 x2 बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम नॉर्मल 0 1, तो बोल रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और बताइए। का स्क्वायर पे सेट हो जाएगा, का स्क्वायर का स्क्वायर से तो f हो जाएगा। हाँ, जैसे आप √2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, लाइक 2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा का स्क्वायर 1 अपॉन का, एक मिनट, x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, f11। हाँ, तो ये f11 हो जाएगा, का स्क्वायर 1 अपॉन का स्क्वायर 1, तो ये f11 आ जाएगा, चेक करना। मतलब यहाँ से क्या है कि x1 प्लस x2 जो है नॉर्मल 0 2 हो गया, तो इसको √2 से डिवाइड कर दो ना, तो नॉर्मल 0 1 हो गया। 2 इसलिए क्या, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर 1 हो गया, ये चीज है। और सिमिलरली का स्क्वायर नीचे भी वही है, नीचे वाले का भी x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 2 ही है, तो का स्क्वायर 1 वो अपन का स्क्वायर 1 f11 हो जाएगा। सो दिस इज f11। जिनको थ्योरी से नहीं पता, आप वीडियोस देखो जैम वाली जो हमने अभी इस साल कवर की है। सो नेक्स्ट है, z है नॉर्मल 0 1, b रैंडम वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम z0। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया कि क्या होगा, जैसे जस्ट डेफिनेशन यूज कर लो, मैक्सिमम z0 इंटू पीडीएफ ऑफ z dz क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। तो अगर आप ब्रेक करना है दोनों आपको, तरह स्प्लिट करके कर लेंगे, बस हो जाएगा। अब जब x नेगेटिव है, जब z नेगेटिव है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, जो बड़ा है वो लेंगे ना, मैक्सिमम लेंगे, तो ये 0 dz हो जाएगा, बाद में सब खत्म। और ये है तो यहाँ z टाइम, फिर आप उसका पीडीएफ लिख लो, 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ z स्क्वायर dz। अब इसको t लेके इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। इसको t सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है ना। मैक्स को मैक्स फॉर्मूले लगा देंगे और एक्सपेक्टेशन लगा देंगे, 1/√2 पाई आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आपको ये कहना ही आएगा, ओके ठीक है। सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये आया। तो ये कह रहा है कि द टाइम टू फेलियर, सो द टाइम टू फेलियर in months of light bulbs manufactured at two plants A and B obeys the exponential distribution with mean 6 and 2 respectively। मतलब प्लांट ए पे
जो टाइम ऑफ फेलियर है वो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 6, मतलब ऐसा लिख लो। और प्लांट बी पे एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। A plant B produces 4 times as many bulbs as plant A does. Okay. तो रेशियो क्या होगा 1:5 का। हाँ, ए का है ना, ए अगर 1 कर रहा है तो वो 4 कर रहा है, टोटल 5 हो गया। तो ठीक है ना, प्लांट बी प्रोड्यूसेस 4 टाइम एज मेनी बल्ब्स एज प्लांट ए डज। तो प्लांट ए अगर 1 बनाता है तो 4 बना रहा है, टोटल 5 बन रहा है। तो एक प्लांट में ए बनाएगा तो 4, टोटल 5 है। तो प्रोबेबिलिटी पूछेगा क्या है, तो 1/5 है ए का। बी का क्या है, 4/5 है। तो वो कंडीशनल बेस थ्योरम। हाँ, so bulbs from these plants are indistinguishable, मतलब identical है। So they are mixed and sold together. The given that the bulb purchased at random is working after 12 months. जो 12 महीने तक काम कर रहा है, एक बल्ब आपने सेलेक्ट किया एट रैंडम और क्या मिला वो कि 12 महीने से ज्यादा चल रहा है, ये गिवन है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब बेस थ्योरम हो गया ना, बेस थ्योरम। E1 ले लो कि प्लांट ए से आया, E2 ले लो प्लांट बी से आया, और गिवन होता है ना, अगर मैं 12th क्लास वाला नोटेशन यूज करूं तो ए इवेंट गिवन होता है। गिवन ये है कि चूजन बल्ब वर्क्स मोर देन 12 आवर्स। अब ये है ही, सो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ, निकालना है ए गिवन, मतलब ए ये वाला ए नहीं, मतलब सॉरी ये वाला ए है, मतलब यहाँ पे मैंने, तो मैं थोड़ा सा ये ए को ई बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब मेरा ये था E1 से, E1 गिवन ई, ऐसा। तो बेस थ्योरम लगाना आपको, ट्राई करो इसको, हो जाए कर लोगे आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो दोबारा। जस्ट अप्लाई बेस थ्योरम, उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि लेट एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ दिस। सो वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई, इसको अलग अलग कर लो, देख लो। ई एक्स प्लस ई वाई, शायद इससे करके हो जाए, या जैसे भी समझ आ रहा है, पीडीएफ में जॉइंट पीडीएफ है। जब एक्स लेस देन वाई है तो ऐसा है, जब एक्स मोर देन वाई तो ऐसा है। तो मीन जस्ट निकालना है ना, तो डेफिनेशन तो पता ही आपको या तो मार्जिन निकाल सकते हो निकाल लो, नहीं तो डोंट फाइव मार्जिन डायरेक्टली कर सकते हो। इसको अगर और सोचो, ऐसे करोगे, एक तो डेफिनेशन तो वही है, मीन का जो डेफिनेशन है उससे कर सकते हैं थोड़े से, और अगर दूसरा तरीका सोचे हम तो कंडीशनल टाइप का भी सोच सकते हैं। ई ऑफ एक्स है ना, ई एक्स का इक्वल होता है ना, ई ऑफ एक्स इवन वाई, तो उस तरह से भी निकाला, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। मतलब मीन निकालना, जस्ट मीन को पता है ना वो क्या करना है। मीन के लिए या तो आप एक्स का मार्जिन निकालो, फिर एक्स टाइम पीडीएफ ऑफ एक्स करो, वाई का मार्जिन दिस निकालो, नहीं तो जॉइंटली करना है तो एक्स प्लस वाई टाइम एफ एक्स वाई डी वाई। अब दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक ये रीजन, पूरा रीजन क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो जब एक्स लेस देन वाई है तो इस रीजन में वो पीडीएफ है, इस वाले रीजन दूसरे रीजन में दूसरा पीडीएफ है, तो उसको ब्रेक कर लो रीजन में, है ना। इस वाले में ये है, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया ना करना क्या है आपको, जस्ट एक्स प्लस वाई इंटू यस ज्वाइंट सर। पीडीएफ यूज करना है, और इंटीग्रेशन को दो रीजन में ब्रेक करना है, एक इस रीजन पे और एक इस रीजन पे, दो समेशन, दो सिवा पिछले क्वेश्चन में किया था ना, माइनस इनफिनिटी से जीरो, जीरो से इनफिनिटी, तो सिंगल इंटीग्रेशन का था, तो लाइन पे ब्रेक हुआ कि जीरो पे लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये क्या, रीजन को उस लाइन के इस तरफ, लाइन के इस तरफ कर देते है ना, वो चीज है। वो पॉइंट के अराउंड, अभी इसमें क्या है, जीरो पॉइंट के अराउंड आपने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या उस लाइन के अराउंड ब्रेक करना है, डबल इंटीग्रेशन। ट्राई बाई द करो। वे एक एक कर लेके वो कर सकते हैं। हाँ वही वही बड़े बड़े करके आप ऐड कर लो, एग्जैक्टली वो भी कर सकते हो आप कि एक्स प्लस वाई टाइम दिस, इस पे कर लो इंटीग्रेशन, प्लस एक्स प्लस वाई टाइम दिस, इस पे कर लो, ठीक है। ओके 43 कह रहा है कि सपोज दैट एक्स इज अ पॉपुलेशन
random variable with PDF this where theta is मतलब क्या है, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है शायद, कोई बात है एग्जाम सिलेबस में बीटा वन बीटा वन बीटा है बीटा ना, वन ओके बीटा हाँ वन बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अच्छा x की पावर ओके अल्फा माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस वन, तो बीटा वन हो गया ना। ओके ठीक है। बीटा थीटा वन होगा इसका। हाँ हाँ थीटा कोमा वन बीटा में, ठीक है। सो मतलब अल्फा कोमा बीटा पैरामीटर लेंगे तो वो बीटा पैरामीटर जो है वो है, ठीक है। सो एनीवे तो कहना क्या चाह रहा है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इज इक्वल टू अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव थीटा इज इक्वल टू 3 द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू हाफ एक्सेप्ट अदरवाइज, व्हेन एक्स वन इज रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1। अच्छा सैंपल साइज 1 का है, मतलब यही पीडीएफ होगा उसका। देन पावर तो सिंपल है, जब टाइप 1 एरर मैंने निकाला था, सो जैसे टाइप 1 एरर निकाला था वैसे पावर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बस फॉर्मूला लिख लो खाली। इसका होता है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज, बस हो गया, इससे कर लो। सो रिजेक्टिंग, तो ये एच वन ट्रू हो तो थीटा 3 लेना है, और देख लो इसकी प्रॉपर्टी कितना आसान सा है ना, मतलब एक्स वन मोर देन इक्वल टू हाफ गिवन डायरेक्ट थीटा। फार्मूला यूज। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो इससे आ जाएगा, तो ये देखो 44 करेक्ट, suppose that x1 is to xn a random sample of size n from a population with pdf this, so ये pdf आपको दे दिया। ओके अब आपसे कह रहा है कि ये शायद गामा में ब्रेक हो जाएगा, है ना, गामा 1 माइनस 2 माइनस 1 इस तरह से कुछ। ओके सो एमएलए निकालना, एमएलए तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने हैं और इसको मैक्सिमाइज कर देना है। ये पैरामीटर से फ्री है इसका सपोर्ट, कोई टेंशन है नहीं। लाइक्लीहुड निकाल लो, चाहो तो लॉग ले लो, जरूरत पड़े तो डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी, ठीक है ना। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो और उसको मैक्सिमाइज करो, ट्राई करो, नहीं हो तो बताओ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसका एमएलए निकालना है, तो जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करके अगर आपको लाइक्लीहुड नहीं पता था पूछो, फिर वो बताऊंगा, है ना, तो आपको पता ही होगा। ओके सो ये आप ट्राई कर सकते हो, जी। चलिए 14 में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे पहले, बहुत कम आते थे, तो 4-5 मैक्सिमम 4-5 होंगे, 10 से ज्यादा होंगे। सो नेक्स्ट ये 15 का पेपर है ना, ये 2015 गेट का है, ये लिखा था ना। अच्छा सो ये 14 का आंसर की, तो ऑब्वियसली ये 15 का होगा। सो अब देखना है इसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कहाँ है, सुमित एप्टीट्यूड होते थे अब। ओके यहाँ से स्टार्ट है, देखो अगर एक्स जो है बी है, अब ये बी क्या है, बाइनोमियल, तो इनको लिखना चाहिए यस बाइनोमियल ही। इंट्रोडक्शन ऐसा दिया नहीं है ना, बाइनोमियल होगा, लेकिन ये वहां दिया होगा आपको, यहाँ नहीं है, एग्जाम में होगा, फर्स्ट पेज पे बता रखा होगा कि सो पेपर में बता रखा होगा, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं वो पेज। चलो सो एक्स बाइनोमियल 5 हाफ है और वाई यूनिफॉर्म 0 1 है, तो बोल रहा है कि ये और ये बताओ, ठीक है क्या दिक्कत है, जॉइंट। अच्छा कुछ बताया नहीं इन्होंने, ये भी जस्ट ही ऐसे कंडीशन देख के उसके बाद लगा लेंगे दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इसे इससे y जो हमेशा होगा 1 से ऊपर जाएगा नहीं। फिर उसके बाद जितना x बचेगा उतना होगा। एक्स 0 1 2 ले सकता है ना, ये ना, तो और y की वैल्यू 0 से 1 में हो सकती है। सो x जब 0 है तो y 0 से 2 में होगा, कुछ भी हो सकता है, और x जब 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, वही है कि 0 से 1 लेंगे नहीं क्योंकि y ऑलरेडी 0 से 1 अरे 0 से 2 नहीं ले सकते। तो यहाँ मुझे 0 से 1 में रखना पड़ेगा, तो यहाँ 0 से 1 में होगा क्या,
तो x 0 हो ही नहीं सकता। अच्छा 0 से 1 हम्म में रखना पड़ेगा ताकि ये ऐसा हो। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन को, पहले न्यूमरेटर के लिए सोच रहा हूँ। जब लेस x देन हो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 है तो सम 2 से कम होना चाहिए। सो टर्म 2 से कम कब होगा, 0 से 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी चलेगा। और x अगर 2 हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब नहीं ले सकते, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा है ना, तो इंटरसेक्शन ही तो है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब बस दो केस को कैलकुलेट करना होगा। हाँ, और हालांकि एक डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम अलग अलग कर सकते हो इसको। जस्ट यू ब्रेक इट, सो इसको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दिस। दोनों को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं ना, हाँ मतलब डिस्क्रीट। इसके डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। सो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा इसमें आंसर भी यहाँ दे रखा है, आप निकालोगे पता चल जाएगा। रेशियो है ना, तो 6 आंसर आएगा इसका। यहाँ आंसर लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ट्राई करके देखना, प्रोबेबिलिटी दिस इनटू प्रोबेबिलिटी दिस, प्रोबेबिलिटी दिस इनटू प्रोबेबिलिटी दिस, ऐसे ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे खत्म। फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर का केस है, इसमें भी कर सकते हो। ये तो 1 माइनस करके कर लो तो इजी रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा लेस देन हाफ, तो उससे हो जाएगा, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, आइडिया समझ आया होगा आपको, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछना। अब ये है कि लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग सीडीएफ दिस, तो इस तरह क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको पता होगा इसको हम सीडीएफ के टर्म में क्या लिख सकते हैं। सीडीएफ दिया ना मुझे, तो बताओ कोई इसको सीडीएफ के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखते हो? हाँ जी, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2। हाँ एफ ऑफ 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाना है आपको, हटाना है 2 को, 2 को हटाना नहीं है, 2 से पहले वाला हटाना है, तो इसीलिए ऐसे। तो ये हो गया 4 माइनस, देख लो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो इधर ही होगी, 4 तो इधर ही है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 माइनस मतलब 4 के बहुत क्लोज है बाई लेफ्ट साइड, तो बहुत क्लोज है लेफ्ट, 3.99 टाइप का। सो स्टिल यही होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस कितना, 2/5। तो ऐड भी करना पड़ेगा ना सर उसमें, जो पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे है। नहीं वो हमने हटा दिया ऑलरेडी। हमने क्या किया, हटा दिया ना। इन्होंने क्या करेक्ट आंसर 4 क्यों लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी 4 थोड़ी हो सकता है, ये किसका आंसर है, हैं? ये क्या है गलत प्रोबेबिलिटी लग रहा 4? है। हाँ वो कुछ गड़बड़ है, प्रोबेबिलिटी 4 थोड़ी होगा, तो गड़बड़ यहाँ भी गड़बड़ होगा फिर कुछ, तो ये प्रोबेबिलिटी 4 थोड़ी हो सकता है। ठीक है ना, ये करेक्ट है। उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जब आप x लेस देन, ऐसा है ना, ये x लेस देन b मोर देन इक्वल टू a है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, ऐसा लिख सकते हो आप। ये राइट ये हैंड साइड में होगा सर, ये वाला 4 क्या राइट हैंड साइड में होगा? fx4 होगा। हाँ किया ना, fx4 है, 4 है, ऊपर उसमें नेगेटिव लगा। सही है, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो, ये उसमें सीडीएफ इक्वलिटी पार्ट नहीं लेना है, इसीलिए नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे भाई। हाँ इसलिए ये वाला पार्ट लिया, ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि राइट कंटिन्यूअस है ना, सो हमें 2 को हटाना है, तो 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, 2 के पीछे वाला पार्ट लेना, 2 को नहीं अगर यहाँ तुम 2 लिख दिए, तुम फिर ये नहीं निकाल रहे हो x मोर देन 2 लेस देन 4 ऐसा निकाल रहे हो, अगर आपने ये हटा दिया तो वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो मैं लिखाया होगा। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं, ये दोनों जगह इक्वलिटी हो सकती है, एक जगह इक्वलिटी होगी या कहीं भी इक्वलिटी नहीं होगी, तो फॉर्मूला देख लो, इसका आंसर ये होगा। ठीक, अच्छा यहाँ क्या पूछ दिया, सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा अलग अलग है, ओके। सो ये सीडीएफ सिमिलर दिख रहा है, इस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखो आपको ये भी पता होगा ई एक्स सीडीएफ के टर्म में क्या आता है, पता है ना, 0 से इन्फिनिटी क्या होता है, 1 माइनस 1 माइनस सी डी एफ डी एक्स। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन में कर दो, बाकी है तो आपको करना पड़ेगा, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसमें क्या है कि 0 से पीछे तो है नहीं कुछ, और एक कंडीशन है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे 0 से 1, फिर करेंगे आप 1 से 2, फिर आप करेंगे 2 से 11/3, फिर करेंगे आप 11/3 से इन्फिनिटी। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/4 dx, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3 dx,
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2 dx, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 dx, तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जस्ट आप, तो आ जाएगा आंसर। पहला वाला आएगा 3/4, ये 3/4 आ जाएगा। दूसरा टर्म आएगा 2/3, तो ये 2/3। तीसरा आएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू, फिर घटाओगे 11/3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 5/3। तो ये आपको 5/3 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा जो भी आएगा। हाँ, ये चेक कर लो कितना होगा। सो हो जाएगा। 17/12 तो वो हो गया, और ये हो गया 5/6। सो 10/12 कर दो, 27/12 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ देख लो। हाँ, 12 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 30। आ रहा है 2.25। अच्छा, यहाँ करेक्ट आंसर है मतलब। तो यहाँ तो पक्का गलत है, प्रोबेबिलिटी 4 तो हो ही नहीं सकता ना, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, ये 0.4 तो नहीं आता। अच्छा, वही है ना। ओ, तो ये 0.4 का, इसको उसने 4 लिख दिया है। ठीक है ना, तो भैया ये ठीक है, ये 4/10। हाँ। तो ये 0.4, इसको उसने 4 गलती से लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी है ना, उस तरह से देख लेना बस। ओके, 2.25 यहाँ आंसर दे रखा है। चलिए, यहाँ पे है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 6s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। लगातार 2 बार 6 आ गया, तब तक तुम फेंकते रहोगे कॉइन को, मतलब डाई को, सॉरी। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन 5th ट्रायल, 5th ट्रायल। सो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे तुम? नेगेटिव बनेगा। नहीं, ज्योमेट्री, हाँ, ज्योमेट्री की स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव आएगा, दैट इज फाइन। पास्कल ज्योमेट्रिक लग गया। हाँ, पास्कल ज्योमेट्री। अच्छा, हाँ, जस्ट ज्योमेट्रिक, हाँ ठीक है, जो भी है। सो यहाँ x लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। यहाँ सक्सेस को क्या डिफाइन कर रहा हूँ, गेटिंग 2 6s एट अ टाइम। अच्छा, तो गेटिंग 2 6s एट अ टाइम ना, लगातार 2 बार 6 आ जाए। लेकिन इसमें तुम फिर हाउ विल यू डिसाइड? तो यहाँ पे ये है कि x बराबर 5 पे 5वीं बार में तुम्हारा एक्सपेरिमेंट विल एंड इन 5th ट्रायल। तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअली अगर ये बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट विल एंड ऑफ द फिफ्थ ट्रायल के पहले हमको एटलीस्ट एक तो मतलब सक्सेस होना ही चाहिए, नहीं और नहीं, 5th पे एक देना। इसमें बोला है कि 2 6s आर इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब हो गया लगातार। हाँ हाँ हाँ, लगातार। हम्म तो इसमें आपका है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ फेयर डाइज रोल्ड अंटिल 2 सक्सेस आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। तो उससे पहले कुछ भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान ये 4th और रखना है 5th पे आना चाहिए। 2 बार 6 नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब 2 बार 6 लगातार नहीं आना चाहिए, एक बार चलेगा। तो एंड इन 5th ट्रायल, देखो 5th ट्रायल का मतलब ये हो गया कि मैं अगर ऐसे लिखूं, तो एक ट्रायल लिख देता हूँ, पहला बॉक्स, पहला ट्रायल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तो इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया इन्होंने कि ये दोनों 6 है, ये फिक्स कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि 5th ट्रायल पे तुम्हारा प्रोसेस एंड हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या ध्यान, बस कोई दिक्कत, ज्यादा के 3 ही तो केस, हम ऐसे भी मैनुअली कर सकते हैं, बिना डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए भी मैनुअली सोच सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है कि लगातार 6 ना आए, मतलब इन दोनों पे 6 ना आ जाए, या इन दोनों पे 6 ना आ जाए, है ना। सो देखो, इन दोनों का तो फिक्स हो गया ना, 1/6 इंटू 1/6, इन दोनों प्रोबेबिलिटी फिक्स हो चुकी है। अब हमें यहाँ सोचना है, देखो, तो तुम ये बताओ कि 2 6 लगातार नहीं आएगा। तो ऐसा कर ले, पहले निकाल लेते हैं 2 6 लगातार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, निकाल लेते हैं ना। लगातार 2 6 इनमें से आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी तुम बताओ। 6 6 समथिंग, ऐसा हो सकता है, समथिंग 6 6, या ये दोनों है, और कुछ है? अच्छा, इसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा तुम्हें कि यहाँ भी 6 ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल समथिंग समथिंग 6 आ गया, तो ये भी तो क्या केस है, सोचो। अगर समथिंग समथिंग 6 आ गया तो डबल 6 तो यही हो गया ना, यही स्टॉप हो जाएगा गेम। गेम कब स्टॉप हो रहा है, 5th ट्रायल पे। तो पांचवा चौथा पे तो दिया है 6 पक्का है, लेकिन थर्ड पे अगर 6 आ गया तो चौथे ट्रायल पे गेम स्टॉप हो जाएगा। तो हमें 5th ट्रायल पे स्टॉप करना है, तो ये केस भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और देख लो और कोई पॉसिबिलिटी है। मैं देख रहा हूँ कि गेम 5th ट्रायल से पहले स्टॉप हो जाएगा, इसके क्या चांसेस है, मैं क्या पॉसिबिलिटी ये ढूंढ रहा हूँ। तो ये एक पॉसिबिलिटी, अगर पहला दूसरा, ये पहले 3 ट्रायल का सोच रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाए। तुम अगर सोच रहे हो तो ऐसे सोचो, तो यहाँ 2 बार 6 पूरा हो गया, तो जहां 2 बार 6 पूरा होगा गेम वहीं खत्म हो गया, यहाँ गेम खत्म हो जाएगा, यहाँ गेम खत्म हो जाएगा, यही गेम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा ही नहीं गेम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के घटा देनी है, इसकी, इसकी और इसकी निकाल के घटा देनी है प्रोबेबिलिटी। तो देख लो इसकी क्या होगी, तुम बताओ। 1/6 1/6, और यहाँ पे फ्री है, कुछ भी आ सकता है 6 को छोड़ के। 5/6, फिर 1/6 1/6 ये हो गया, फिर इसकी क्या होगी, वैसे ही यहाँ कुछ भी आ सकती है, 5/6 1/6 1/6 1/6 1/6, यहाँ पे क्या होगी, कुछ भी आ सकती है, 5/6 5/6, बस 6 नहीं आनी चाहिए। 1/6 1/6 1/, ये वो केसेस हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है, तो हमने वो केसेस निकाल लिया, अब 1 माइनस कर देंगे, इस ये बताओ कितना आएगा। तो यार तुम्हारा 1/6 की पावर 4 इंटू 5/6, यही यहाँ भी है, इसके 2 केस है। और यहाँ 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 की पावर 3। ठीक है, ये निकालो कितना आता है, देखो मैच कर रहा है क्या, ये सी सी ऑप्शन करेक्ट कह रहा है, चेक करो। सो 1 माइनस ये कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया 10, 6 की पावर 5, ऊपर कितना हो गया 25, 6 की पावर 5। चलो 6 की पावर 5 कॉमन लो, 6 की पावर 5 कितना होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, चेक करो। चलिए कॉम्प्लीमेंट में बहुत ये भी हुआ सात। काउंट। अच्छा, तो पता है इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें ये भी मैं काउंट कर रहा हूँ कि गेम अगर छठे उस पर स्टॉप हुआ तो 7वें पे 8वें पे 9वें पे मैं वो भी काउंट कर ले रहा हूँ, जो कॉम्प्लीमेंट लिया ना मैंने। तो कॉम्प्लीमेंट में वो केस भी आ गए जहां पे गेम आगे वाला पे शायद खत्म हो रहा है। तो क्या है, कुछ भी आ सकता है। सो व्हाई इट इज नॉट 6 बार 5, तो बहुत ज्यादा होगा ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू बहुत ज्यादा होगा, -25 करेंगे बस। पर 35 करेंगे, -35 करेंगे, तो ये तो नहीं आएगा 175। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये केस है जहाँ पे पहले उसमें स्टॉप पड़ा, दूसरे में ना इस तरह से। अब अच्छा, वो अगर केस और ले लेते मान लो, चलो जैसे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो और केसेस अगर लेंगे जहाँ छठे पे स्टॉप पड़ा, 7वें पे स्टॉप पड़ा, तो क्या हो रहा हो। ओके, सो पहले पे कुछ भी आ जाए, दूसरे पे कुछ भी, तीसरे पे कुछ भी, चौथे पे कुछ भी, 5वें पे 6 आ गया और छठे पे 6 आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी है ना, तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा गेम। फिर ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ओके, कितने लोग, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये भी। सो दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे घटाएंगे तो बहुत ज्यादा केसेस बनेंगे। ओके, 2 6 एट अ टाइम है ना। चलो ये तो 6 है ही, है ना, ये है ना, ये तो 6 है ही। तो थर्ड पे 6 नहीं आना चाहिए, एक तो पहले कंडीशन होगा। थर्ड पे 6 नहीं आना चाहिए, वैसे तो सेकंड थर्ड में भी नहीं आना चाहिए।
तो सेकंड थर्ड पे 6 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे चॉइस है 5 चॉइसेस हैं, कह सकते हैं अगर देखा जाए तो। और उसके बाद अच्छा कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में सोच के आता हूँ, टाइम किल हो रहा है। तो आप भी ट्राई करके आना, मैं भी ट्राई करके आता हूँ आंसर क्या आएगा, क्योंकि ओके फिर टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ ट्राई करना, अभी मैं देखता हूँ। सो ये है, मैं एक बार ट्राई कर लूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले। ये क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, गेट 2015, गेट 2015। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे दिए भी है ना सिलेबस। सो 21, 22 ये सब ये स्टैट्स का ही है। सो 22 क्या कह रहा है देखो, कि x1, x2, x3, x4, x5, x6 be the observed value of a random sample of size 6 from uniform theta minus 1 to theta plus 4 distribution where theta 0 से infinity है, then MAD। तो MAD तो आप निकाल लोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ से निकालोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका पीडीएफ लिखोगे तो 1/3 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, 1/b माइनस ए। तो आ जाएगा पूरा इंटरवल आ जाएगा MAD। और उस इंटरवल के हिसाब से देख लेना इंटरवल में कौन कौन है, जो इंटरवल में लाई करेगा वो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा ना, लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर कांस्टेंट हो गया, सो ठीक है, सो इफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ कांस्टेंट देन वो पूरा इंटरवल में आ जाएगा। यहाँ से देख लेना क्या होगा। सो एक्स आई इज लेस देन थीटा माइनस 1, एक्स आई इज नहीं मोर देन थीटा माइनस 1 एंड लेस देन थीटा प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा थीटा जो है, मतलब थीटा माइनस 1 इज लेस देन इच एक्स आई ना, तो यहाँ पे थीटा माइनस 1 लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, ऐसा आ जाएगा। मतलब यहाँ आ जाएगा थीटा इज लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स माइनस 1। चेक कर ले, एक्स आई मोर है लेस, क्या करना हो जाएगा, फिर से लिख देता हूँ। तो ये तुम्हारा आएगा लाइक्लीहुड फंक्शन 1/5 की पावर n, ठीक है। n यहाँ हालांकि 6 है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक्स आई है वो थीटा माइनस 1 से थीटा प्लस 4 में होगा ना। सो थीटा माइनस 1 लेस देन ईच एक्स आई है, so थीटा माइनस 1 विल बी लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, तो थीटा माइनस 1 लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से करोगे तो थीटा प्लस 4 इज मोर देन एक्स आई, मतलब एक्स आई अभी है, तो थीटा प्लस 4 मोर देन एक्स आई का मतलब हो गया सबसे ज्यादा होगा तो nth ऑर्डर स्टैट्स 4, तो थीटा इज मोर देन -4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आ गया थीटा का इंटरवल, मैं ये पूछ रहा हूँ इंटरवल थीटा किससे ज्यादा है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -4 से, थीटा किससे कम है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1 से। सो अब बताओ ये इंटरवल क्या होगा। अब ये जो डेटा गिवन है उस डेटा में डिसाइड करो, इसमें मैक्सिमम कौन है सबसे ज्यादा, जो डेटा गिवन है 5/7 5.7, तो 5.7 -4 कितना हो जाएगा 1.7 1.7। और मिनिमम देखो आप क्या है, मिनिमम 1.1 मिनिमम +1 कर दीजिए आप। 2.1 तो इस ये एमएल आ गया आपका, क्योंकि ये और कांस्टेंट था इसके ना। बीच में जो इंटरवल हाँ जो भी इस वजह ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट है तो ये हर थीटा के लिए मैक्सिमम होगा, कोई भी थीटा ले लो आप। और सो इसके ये में इंटरवल, जो इंटरवल मैच कर जाएगा। हाँ जैसे ये ए मैच कर गया, बाकी सब आउट हो गया, ठीक है। सो ओनली ए इज द आंसर यहाँ है, इस तरीके से, ठीक है। और भी है, चलो यहाँ पे है। तो ये बोल रहा है कि एक्स वाई बी रैंडम टू रैंडम वेरिएबल्स हैविंग जॉइंट पीडीएफ दिस दे रखा है। ये तो इस तरह क्वेश्चन अभी हमने किया था, लेकिन वहाँ पे एक्स प्लस वाई था, यहाँ एक्स लेस देन वाई लेस देन 1 है। सो कंडीशनल प्रोडक्ट अभी हमने इस तरह क्वेश्चन किया ना, अब एफ ऑफ एक्स गिवन वाई निकालोगे आज क्लास के स्टार्टिंग में, फिर बाद में वाई को 3/4 रख दोगे। और अब ये लेस देन है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इंटीग्रेट कर लो उसको, जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, मे बी 0 से 2/3 में इंटीग्रेट करना पड़े, मे बी 3/4 छोटा है या वो छोटा है, वाई 3/4 है ना। तो ये 0.75 0.6 है, हाँ ठीक है यही होगा। और
और यहाँ से एफ ऑफ एक्स गिवन वाई dx ये हो जाएगा। तो करना इसको हो जाएगा, पहले आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, कंडीशनल पीडीएफ, फिर हो जाएगा। ये 37 क्या कह रहा है कि दिस बी ए सैंपल स्पेस, पी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है इस तरह से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 0 से x में डिफाइंड है, मतलब ये CDF एक्चुअली, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये 0 to x है, मतलब x मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू x। ओमेगा आपका 0 से 1 में था, ओमेगा तो ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफाइंड है। अब आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट हाफ क्या होगा, तो मुझे ये बताओ, आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी एट हाफ CDF टर्म में कैसे लिखते हो आप इसको, क्या लिखते हैं CDF एट हाफ? f of 1/2 minus f of f half of 1/2 माइनस है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी, इफ हाफ पे फिर लेफ्ट हैंड, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब आपको प्रोबेबिलिटी पॉइंट पे पूछता है तो वो जंप पूछ रहा है एक्चुअली, और ये CDF है तो जंप देख लेते हैं। जब हाफ के इक्वल है तो ये x है, x मतलब हाफ हो गया माइनस, है ना। सो x ही है तो हाफ हो गया। जब लेस देन हाफ में क्या x/2 है, तो यहाँ हाफ क्या है, हाफ, तो ये 1/4 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 1/4, 0.25 आंसर भी है, ठीक है। जस्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप देखना है, यहाँ से यहाँ कितना जंप हो रहा है, तो किस पॉइंट पे हाफ पे जंप देखना था। तो यहाँ आप हाफ रखो x को, यहाँ हाफ रखो x को, तो जंप देख लो, जंप 1/4 का है, तो हो गया। We can let x1, x2, x3 be independent identical distributed random variable with mean 0 and ex square 15/4 है। psi एक फंक्शन है 0 to infinity 0 to infinity, we define through conditional expectation। psi इस तरह से expectation of x1 square given x1 square plus x2 square plus x3 square is equal to t। अच्छा, तो मीन 0 है, ex square 15/4 है। तो आपसे क्या पूछ रही है अब, एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, साई ऑफ x1 plus x2 होल स्क्वायर। तो t के जगह पर रख दिया x1 plus x2 होल स्क्वायर। ओके, फिर इसको खोलना पड़ेगा। साई का मीनिंग क्या था, साई को पुट करो, तो यहाँ फिर से था एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर गिवन, है ना, साई t यही था ना। और तो कोई, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे, ये जैसे ये x1 को प्लस ब्रेक करके उसके बाद कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का लगा देंगे। सो x3 स्क्वायर किसके इक्वल है, 2x1 x2 के। अच्छा, किसको ब्रेक करेंगे, इस फंक्शन को। जो फाइंड करना है उसको ब्रेक कर लेंगे पहले। ओके, तो हमें ex1 पता है और ex1 स्क्वायर पता है, ओके। और साई t डिफाइंड है मुझे, ठीक है ना। सो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता नहीं रखा क्या है, बस ये बता रखा मीन वेरिएंस क्या है, ठीक है ना। ये बता रखा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और इक्वल टू t है, जो भी इक्वल टू t है उसके इक्वल है साई t, है ना, वो चीज है। तो जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे साई x1 होल स्क्वायर, x1 प्लस होल स्क्वायर के उसके इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 2ab, x3 स्क्वायर इज 2x1 x2, तो x1 स्क्वायर ये बताओ मुझे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा अगर सॉल्व करें तो, अगर x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 x2 इस तरह से कुछ। तो यहाँ तो कोई ऑब्जर्व वैल्यू होगी, ओके। अच्छा, यहाँ तो ई डबल है ना,
अब ई ऑफ x1 स्क्वायर जब आपको अच्छा आईआईडी है ना, चाहिए सब आईआईडी है, तो डिफाइंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइट ही हमेशा 15/4 होगा। ओके और इसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि इधर x3 स्क्वायर माइनस करके यहाँ पे 2x1 x2 रख सकते हैं, और इधर भी दोनों साइड इसको t के फॉर्म में ला देंगे, तो कुछ हो सकता है। एक्चुअली x1 स्क्वायर गिवन है जहाँ ये भी है, तो डबल डबल हो गया। तो हालांकि एक ऐसा होता कि यहाँ सिर्फ x1 x2 होता तो मतलब फ्री हो जाता वो, कहने का मतलब इंडिपेंडेंट था ना। अगर ऐसा दिया होता x1 स्क्वायर गिवन सिर्फ x2 होता, तो ये जस्ट e ऑफ x1 स्क्वायर हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ और यहाँ 15/4 तो नहीं है, क्योंकि 15/4 होता आंसर ना, तो यहाँ तो 2/4 2.5 है, मतलब 10/4 है। ओके कोई नहीं, ट्राई कर लो, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो यू ऑल्सो ट्राई इट, ठीक है, विल सी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ट्राई करो नेक्स्ट क्लास तक, कोई बात नहीं, सोल्यूशन भेजो, यू आर हाँ नॉट सर, होल्ड, ट्राई करके आएंगे। देन हम करते हैं। कोई नहीं, 15 तक का ऐसे करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में करेंगे, तो 13 14 15 हो जाएगा आज। तो इस पेपर को बस कंप्लीट कर लेते हैं, एक क्लास रखेंगे। सो एक्स इज पॉइजन लैम्डा, लैम्डा मोर देन 0 है, डेल्टा जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है जी लैम्डा का। अच्छा, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा एक्स जो एक्चुअली जी लैम्डा है, जो कि इस तरह से है। तो बोल रहा है कि समेशन ऑफ डेल्टा के, ठीक है, के फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी क्या होगा। ओके सो आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है इसका। सो पॉइजन में क्या होता है, एक्स पॉइजन लैम्डा है, ठीक है, और डेल्टा जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है जी लैम्डा का, मतलब ई ऑफ डेल्टा एक्स जी लैम्डा है। सो ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, जो डेल्टा एक्स है वो ये क्वांटिटी है, ई की पावर माइनस लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। इसको ऐसे ओपन करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स टाइम ये ना, तो हो जाएगा उससे वो करके कंपैरिजन कोएफिशिएंट कंपैरिजन करके, लाइक ये तो हाँ डिस्क्रीट है, हाँ तो डिस्क्रीट है तो उससे हो जाएगा। चलिए समेशन डेल्टा के, ठीक है, और क्या होता है ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, ये था ना एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला, के फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ई की पावर माइनस यहाँ से आ जाएगा कोएफिशिएंट कंपैरिजन करके, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो अभी क्या हुआ कि दिस कैंसल्ड। अब जस्ट आप ओपन करो सो यहाँ से आपको कोएफिशिएंट जस्ट कंपेयर करना, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, अभी वैसे ही दिख रहा होगा आपको, जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो। सो इफ यू ओपन इट, सो के को चलो 0 रखो, कह रहे हैं, तो समेशन डेल्टा के है ना, के फ्रॉम 0 से इनफिनिटी है ना, सो यहाँ है लैम्डा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, तो पुट करना पड़ेगा, देखो। तो ये एक लाइन और बचा है, इसमें कुछ है नहीं ऐसे, मैं यहाँ करता हूँ। आप 0 रखो, क्या होगा, डेल्टा 0 लैम्डा की पावर 0 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा 1 लैम्डा की पावर 1 अपॉन, सो ओके, कितना आएगा, कितना 1 ना, फिर डेल्टा 2 आगे लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टर, मैं लेफ्ट साइड ओपन कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड को ओपन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वहाँ पावर 2 तक ही, तो आगे तो डेल्टा 3 लैम्डा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब आ जाओ, इक्वल टू क्या है, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। तो मुझे बताओ आप डेल्टा 0 की वैल्यू कितनी आई, कितनी है,
1 1 हो गया कांस्टेंट टर्म। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 ठीक है ना। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है? 6 अब ये ध्यान से, क्योंकि डेल्टा 2/2 इक्वल है 3 के। सो डेल्टा 2 6 हो गया। डेल्टा 3 डेल्टा 4 अब क्या हो जाएगा सारे? 0 सब जीरो ना, क्योंकि आगे है ना, क्यूबिक टर्म है ही नहीं आगे, तो सारे जीरो हो गए एक्चुअली। सो जीरो हो गए तो आपके पास ये आ गया। अब इनका, अब बोला सम कर दो तो आगे सारे जीरो हो गए। अब इन सबका सम कर लो। ये तो पूछ रहा है ये कि डेल्टा के का सम बताओ। 9 आ रहा है। ठीक है, 9 हो गया, 9 आंसर है। तो इस तरह से जस्ट एक्सपेक्टेशन है ना, तो हमने यूज किया जो गिवन था उसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, तो उससे वैल्यूज मिल गई डेल्टा के की, फिर हमने उसको इक्वेट कर दिया। सर ओके, ऐसा यूज करते थे शायद उसमें भी, शायद इसमें लेहमान सरफेस थ्योरम जब यूज करते थे हम लोग हाँ हाँ डिस्क्रीट केस में। हाँ, ठीक उस है तरह वही। के। वहाँ भी ऐसा था। वो यूएमबीयू में ऐसे जैम में क्वेश्चन है उस पर, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नाइन्थ है नेक्स्ट, मतलब सॉरी 14th क्वेश्चन है ऐसे तो ये कह रहा है कि लेट x1 x2 xn be random sample normal mu1 distribution for testing none of the इसमें जीरो म्यू जीरो है, यहाँ म्यू हाफ है। कंसीडर द क्रिटिकल रीजन दे रखा है कि समेशन xi मोर देन c है, where is c some real constant। तो if the critical region r has size this and power this, तो वो size पता है तो c निकल जाएगा। वो तुम वो लगा के इसको जेड बना के c निकल जाएगा। और पावर दे रखा है तो पावर से n निकल जाएगा। तो ये ट्राई करना। ये डेटा एक्चुअली यहाँ पर डेटा पता नहीं इसमें दिया नहीं दिया, क्योंकि जैम में तो डेटा दिया रहता है ना कि 5 दिस इज दिस 5 दिस इज दिस। इन्होंने फर्स्ट पेज मिस किया है यहाँ पे, क्योंकि है ना यहाँ 5 की वैल्यूज यहाँ दिख रहा नहीं मुझे, इन्होंने मिस किया। तो 5 की जरूरत आपको पड़ेगी बाहर से देखने की, क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया, पेपर में दिया रहेगा। सो सो 5 की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, जैसा आप 5 ऑनलाइन या टेबल यूज कर लो या ऑनलाइन देख लो। सो सी निकल जाएगा साइज का डेफिनेशन से। साइज वही है जो टाइप 100 की प्रॉपर्टी होती है। पावर पता ही है, सो रिजेक्टिंग एच नॉट मैन H1 is true, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेट एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूट रैंडम सेंट्रल काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम m एंड n। ठीक है, m n है मतलब। सो x है काई स्क्वायर m, y है काई स्क्वायर n। एक्सपेक्टेशन x अपॉन y 3 है, तो काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n, m n बैलेंस कर लो, यहाँ से एक m n में रेशियो आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये क्या होगा? एक्सपेक्टेशन काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n। तो इसको तुम्हें m n है ना, तो इसको वो बनाने के लिए n क्या बाई चाहिए? m बाहर निकाल लेंगे। हाँ, उस तरह से बैलेंस कर लो उसको। सो जैसे m से डिवाइड करो, n से डिवाइड करो, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर m होगा, यहाँ n है, तो m बाई n बाहर कर लो। सही बात, तो m बाई n बाहर कर लो, और ये एक्सपेक्टेशन अब हो गया एफ एम एन, ऐसा हो गया ना। और ये दे रखा है 3, और इसका फॉर्मूला ही पता है हमें। सो m बाई n, इसका फॉर्मूला यूज कर लो। आई थिंक n अपॉन n माइनस 2 होता है, चेक करना। सो इस तरह से आएगा, और इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से mn में एक रिलेशन यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, mn निकल जाएगा। ये चेक करना फॉर्मूला क्या है। सो यू जस्ट दो इक्वेशन, दो अननोन मिल जाएगा, हो जाएगा, पुट कर दो यहाँ पे, हो गया। ठीक है, ये y अपॉन x पूछ रहा है, तो ऐसे ही निकाल देंगे जैसे कर रहे थे। समझ आया ना क्या करना है? तो इसको यूज करना है। दो इक्वेशन, दो अननोन, एम एन निकालने, एम एन निकाल के फिर यहाँ काई स्क्वायर एन अपॉन काई स्क्वायर एम हो जाएगा, उससे आ जाएगा। लेट x1 x2 xn be a sequence of independent identical distributed random variable with 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 2 पे 3/4 है। ओके, डिस्क्रीट है। समय x बार दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है कि दिस, कोई बात है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है, हो जाएगा। x बार माइनस म्यू अपॉन दिस, टेंशन फिफ्टी है, तो उससे आ जाएगा 5 के टर्म में कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स बार माइनस, एक्स बार का मीन कितना है, इसका मीन निकालो, 1 इंटू 1/4, 2 इंटू 3/4, तो 1/4 प्लस 6/4, 7/4। 7/4 कितना होता है? कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ 7/4 घटा दोगे, यहाँ भी ऐसे ही। ठीक है, 7/4 देख लो कितना आता है। सो अपॉन इसका फिर स्टैंडर्ड डिवीजन, उससे आ जाएगा। फिर वो जेड में कन्वर्ट करके 5 की जरूरत पड़ेगी, 5 समथिंग,
तो उससे आ जाएगा। ओके, सो यही सब और है। तो 2016 का स्टार्ट हो गया, तो अभी इसको खत्म करते हैं। तो अगले क्लास का जो होमवर्क है, जिन लोगों ने नहीं किया है, 2005 से 2012 तक करना पहले, फिर आज हमने 2012 से नहीं 2013 से 2015 तक का किया है, जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स के हैं। सो ये आपको करके ग्रुप में सबमिट करना है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं ना आउट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, ठीक है सर। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, और कर लेना ये सब दोबारा एक अच्छे से। ओके।